नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो पिछले 4-5 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार कहा था एक बैठक में कि हिंदू परिवारों में हथियार होने चाहिए, और उन्होंने थोड़ा सा उसका बीच का रास्ता निकालते हुए कहा था कि अगर हथियार नहीं तो घर में जो सब्जी काटने वाले चाकू हैं उनकी भी धार तेज करा लें। इस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आई थी और ये कहा गया था कि आखिर वो करना क्या चाहती, कहना क्या चाहती है। इसके बाद बात आगे बढ़ती है मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान कि घर में आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना चाहिए। बात यहाँ रुकी तब भी ठीक था। फिर भोपाल के विधायक, भोपाल की विधानसभा सीट हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा कहते हैं आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखने की जरूरत है। इस पूरे मामले में पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं कि चाकू हथियारों से उससे मुकाबला करना पड़े। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो लगता है कि दूर तक जाएंगी, लेकिन इससे एक बात तो जरूर चल पड़ी है कि क्या समाज में शस्त्र रखने की जरूरत है। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो विशेष मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में रमेश शर्मा, जो एक तरह से ग्रामीण परिवेश के अच्छे जानकार हैं और हम उन्हें सामाजिक जानकार भी कह सकते हैं, और दूसरा है भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाले कमल राठी, जो सड़क से लेकर हम अक्सर कहते हैं कि संसद तक सवाल जवाब और आरटीआई की जो याचिकाएं लगती हैं उस पर भी काम करते हैं। राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्काइप पे जुड़ गए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे। इसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन क्या ये बात जरूरी है कि घर में आप हथियार रखें क्योंकि आत्मरक्षा के लिए जरूरी है? ये जरूरी तो है, हम मान सकते हैं, लेकिन इसके लिए कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखे जाते हैं, इसलिए तो सरकार लाइसेंस देती है, और सरकार बीजेपी की है तो आत्मरक्षा के लिए हथियार जिसको देना है वो दे। लेकिन इसका प्रचार करने का क्या मतलब है? ये बात क्या ऐसा लगता है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से कही जा रही है, या ये सिर्फ संयोग है कि कभी भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर इसका जिक्र करती हैं, फिर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर इस बात को कहती हैं, और फिर रामेश्वर शर्मा इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे उम्मीद थी कांग्रेस का इसमें बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आता है। आपकी राय कि ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरह से देश में एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है और होड़ मची है इस समय कि कौन कितना एग्रेसिव बोल सकता है, कौन एक जैसे जिस पार्टी के दल बोल रहे हैं उसमें हिंदुत्व की होड़ है, कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व की होड़ है, तो यहाँ हार्ड हिंदुत्व में कौन कितना बोल सकता है। कोई योगी की नकल करता है, कोई ऋतुम्बरा, मोदी, बहुत सारी ये चीज है। लेकिन अंततोगत्वा तो यही है कि हम मजबूत क्या करना चाहते हैं। आप अपनी समाज पे यदि मजबूत करना चाहते हैं तो क्या इस तरह के सार्वजनिक भाषणों से होगा? इससे तो रिएक्शन और होता है, और आपके यहाँ हथियार रखें ना रखें, सामने वाले रख ही लेंगे। तो इसके लिए तो बहुत व्यवस्थित, और सब समझदार है, सब चाहते हैं सुरक्षा। किससे सुरक्षा? अपने दे आपकी राज्य में, केंद्र में सरकार है, सब सुरक्षित है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो माहौल बनाने के लिए और एक जो तरीका आजकल अपनाया जा रहा है, पब्लिसिटी का भी एक तरीका है कि ऐसा बोलो तो लो, आज हम आप भी डिबेट कर रहे हैं और वो सब चैनलों में, अखबारों में, सब में छपता है। तो ये भी नेताओं ने खोज लिया है कि ऐसा बोलो जिससे चर्चाओं में बने रहे। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहाँ विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के सब लोग एक साथ हिल मिलकर रहते हैं। वहाँ किसी को किसी से कोई असुरक्षा की भावना नहीं है, सब अपने आप में सुरक्षित है, और हम उसको जोड़ने का काम करें, उनमें एक और अपनत्व की भावना जगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेतृत्व का यही काम होना भी चाहिए, समाज, प्रदेश और देश को दिशा देने का जी। और इस तरह के भाषणों से कुछ नहीं होगा। यदि काम कोई करना है मजबूती के लिए तो ठोस काम करना चाहिए कि हिंदू जो बच्चे हैं वो नशे त्यागें, नशा में सब कमजोर हुए जा रहे हैं, हथियार उठाने लायक ना रहे, कई बार ऐसे होते जा रहे हैं। तो आप नशे के खिलाफ करो, उनके अवसाद में जा रहे हैं, उनको रोजगार की व्यवस्था, बहुत सारे काम है जिनको करके हम मजबूत कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल, तो देवदत्त जी, करने के लिए बहुत सारी बातें, जो बातें की जा रही हैं उनको करने की जरूरत नहीं, ना कहने की जरूरत है। आदमी अगर समझदार होगा, लिखा पढ़ा होगा, तो जाहिर है कि वो
कई चीज़ों की व्यवस्था करेगा, पुलिस है उसके लिए हिंदुस्तान में बहुत सारी सुरक्षा बल हैं, लेकिन अगर आप हथियारों की बात करेंगे तो फिर स्थितियाँ सुधरेंगी कम, बिगड़ेंगी ज़्यादा। मैं कमल राठी जी, दरअसल इस बारे में लोग ये भी पक्ष दे सकते हैं कि सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के तो जो देवी देवता हैं वो वैसे भी शस्त्रधारी हैं। चाहे आप दुर्गा जी की बात करें, आप शंकर जी की बात करें, आप हनुमान जी की बात करें, उनके पास गदा है, कृष्ण भगवान के पास चक्र है, राम भगवान के पास तीर कमान है। तो हमारे तो देवी देवता ही शस्त्र धारण करते हैं, तो हमें तो ये हक है। लेकिन जो हम जिसे कहें कि सामाजिक जो ताना बाना जो ढांचा है, उसमें शस्त्रों की कम जरूरत है, शास्त्रों की जरूरत ज़्यादा है। शास्त्र से मेरा ताल्लुक इस बात से है कि उसके लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत है, उसके लिए विद्वत्ता की जरूरत है, और उसके लिए सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, सहकारिता की जरूरत है। उसके लिए शस्त्र तो बहुत बाद में आते हैं, और शस्त्र के लिए पुलिस है, हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स है, फिर हमारी आर्मी है। तो क्या ये जो चीज़ें हैं ये जरूरी है इस तरह की बातें करना? आपकी राय? नहीं, बिल्कुल एक सामाजिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो मैं जितना देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, हमारे बीजेपी के ही नेता नहीं, कई अन्य दल के, वो हैदराबाद के भी एक सांसद हैं, वो मुस्लिम भी हैं, उनके भी और उनके भाई के भी भाषण इसी ढंग के रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कंपटीशन बना हुआ है, क्योंकि इससे जैसा आपने कहा एक हेडलाइन बनती है, जैसा आप डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो चर्चा का विषय बनता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जगह किस स्थान पे ये लोग बोलते हैं, ये सब चीजें उन्हीं स्थानों पे बोली जाती है जहां वो दर्शक जो बैठे हैं, जो उनके फॉलोअर बैठे हैं, उसको सुनना पसंद करेंगे। आज हम भोपाल में बात कर रहे हैं, अरेरा कॉलोनी में अगर कोई मीटिंग होगी तो इस ढंग की बात कोई भी नेता नहीं करेगा। तो ये मुझे जो समझ में आता है कि बड़ी सोचे समझे रूप से, चाहे वो हिंदू नेता हो या मुस्लिम नेता हो, जो उग्र नेता हैं वो इस ढंग की बात करते हैं जिससे अपने आप को कहीं ना कहीं हेडलाइन में, और उनके जो चहेते जो इस ढंग के बातों को बहुत अच्छा समझते हैं, वो उनके फॉलोअर्स के लिए वो करते हैं। शस्त्र लाइसेंस की जो बात करी, तो मैं देखता हूं कि आज रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने अगर हम चाहते हैं तो 2-2 साल 3-3 साल तक भी वो लाइसेंस ही नहीं मिलता है। तो उनने कह दिया और मैं अप्लाई भी कर दूं तो 3 साल लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो ये भी सुविधा दे कि लाइसेंस हफ्ते भर में बन जाए, महीने भर में बन जाए, या 6 महीने में बन जाए, कोई समय सीमा उसकी भी तय हो जाए। तो वो इतना आसान नहीं है। फिर जैसा आपने कहा कि इन सब कामों के लिए पुलिस है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, तो क्यों हम इन चीजों पे ये सब फोकस करते हैं? तो मैंने वही मुझे लगता है कि अपनी एक हेडलाइन बनाने के लिए और उसी के लिए करते हैं। इससे एक आम जनता, जैसे कोई चीज को अगर हम धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो हम 50 बार भी साबुन से धोएंगे तो हाथ उतना ही साफ होगा जितना 2 बार में होगा। तो मुझे लगता है रोज रोज उस बात को बोल बोल के उस बात का वजन कहीं ना कहीं ये खत्म कर रहे हैं। तो जो चीजों की जरूरत है उससे आदमी का ध्यान भटकाना, अपनी टीआरपी बनाना, और इसके अलावा उससे और कुछ समाज में देने लायक तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ देंगे और समाज में उससे कोई फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा, मैं अगर प्रेरित होकर लाइसेंस के लिए चले जाऊं तो वो भी मुझे नहीं मिलता है। बिल्कुल। रमेश जी, ये जो सारा मामला क्या सियासी है, क्या सामाजिक है, या फिर जैसा देवदत्त जी कह रहे हैं, जैसा कमल राठी जी कह रहे हैं कि सिर्फ हेडलाइन में आने के लिए, ताकि वो सुर्खियों में आ जाए, चर्चाओं पर आ जाए? आपका क्या सोचना है? राघवेंद्र जी, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है। चाहे नरसिंहानंद सरस्वती है या अपनी ये जो सांसद महोदया प्रज्ञा जी है, ये प्रज्ञा जी तो अपने पॉलिटिकल स्पेस को एड्रेस करने के लिए सब करती हैं, और उनने अपना एक पॉलिटिकल स्पेस अपना इस तरह से अलग बना लिया है कि उसके इनके कारण बीजेपी को भी बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। कभी संसद में कुछ बक देती है, कभी यहाँ। मैं थोड़ा सा रुकूंगा रमेश जी। इस चर्चा के दूसरे दौर में हम वो सब भी सुनना चाहेंगे जो प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा था और रामेश्वर शर्मा ने भी कहा, और जो उषा ठाकुर भी कही। अगर हमारे पास इनकी बाइट उपलब्ध हुई तो हम इस आपकी बातचीत के बाद जरूर उसको सुनवाना चाहेंगे जी। तो अब जहाँ तक समाज की या हिंदुओं को अपनी सुरक्षा का सवाल है जी, तो किसी भी समाज की सुरक्षा सबसे अच्छे तरीके से सरकार या कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो कर सकते हैं, उससे बेहतर सुरक्षा अगर हम अपनी सुरक्षा खुद करने लगेंगे तो ये एक ऐसा मुद्दा बन जाता है कि यहाँ कई प्रकार के कंट्राडिक्शंस। मान लीजिए मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ, आप अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, तो इसमें सुरक्षा कम असुरक्षा ज़्यादा होती है। सांसद महोदया जब ये बात कहती है तो इसके जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं
उन पे पता नहीं वो विचार करती है या जानबूझ के नज़रअंदाज करती है। अपनी एक टीआरपी बढ़ा, आप ये सांसद महोदय जो असदुद्दीन ओवैसी है वो भी इसी तरह करते हैं, तो वो जानबूझ के करते हैं। उनका अपना एक पॉलिटिकल स्पेस होता है, उसे एड्रेस करते हैं, उसे उत्तेजित करते हैं और उसको गोलबंद करते हैं। इसी तरह की गोलबंदी करने की प्रकृति सांसद महोदया की भी है। जबकि व्यक्तिगत तौर पे कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा अगर करने लग, आज की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कभी अब जैसे अभी कहा था आपने कि भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था या हमारे हिंदू देवी देवताओं के पास अस्त्र थे, तो वो राज व्यवस्था अलग थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। और वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी देवता हो, वो एक राज व्यवस्था का हिस्सा था। आम आदमी राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं होता। आम आदमी को राज व्यवस्था से हट के अपनी व्यवस्था व्यक्तिगत स्तर पे अगर वो सुनिश्चित करना चाहता है तो अगर विपदा का कारण। रमेश जी, अगर सब अपनी अपनी व्यवस्था करें तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है? पुलिस की क्या जरूरत है? तो फिर ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम सुन लेते हैं कि इस पूरे मामले में राजनेताओं की जुबानी की आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। सुनते हैं जी, बताएं। करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। भाई, इसको इस आत्मरक्षा की दृष्टि से लेना चाहिए और इसमें क्या गलत है। भारतीय सत्य सनातन परंपरा में हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसके पास हथियार ना हो। तो अनादिकाल से हमारे वेद पुराण शास्त्र को कि आत्मरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखना कोई अच्छी बात। देखिए, हथियार जो है, लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए, ये तो भारत में संविधान का राइट है, ये तो सभी को दिया है। आप भी रखिए, आपको किसने रोका है? आत्मरक्षा के लिए रखिए, आत्मरक्षा के लिए रखिए, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए रखिए। उसमें क्या है? कभी अरे चाकू तो रोज लोग घर में सब्जी काट रहे, हमसे काटते हो क्या? चाकू से ही तो सब्जी काटते हो ना। जो भारत की संपूर्णता को चैलेंज करेगा उससे आज नहीं तो कल युद्ध होगा। कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पढ़ो, राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानो, राष्ट्र हित को और अपने हित को नीचे दबा कर रखो, राष्ट्र हित को ऊपर बढ़ा कर रखो। तो मैं समझता हूं कि सभी धर्म के लोग हिल मिलकर रहेंगे, सब एक दूसरे को गले मिलेंगे। अगर जो अपने हितों को राष्ट्र से ऊपर मानेगा तो ना वो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान स्वीकार करेगा, ना मध्य प्रदेश सरकार स्वीकार करेगी, ना भारत स्वीकार करेगी, ना रामेश्वर शर्मा स्वीकार करेगी। तो हमने सुना किस तरह से बात शुरू होती है लव जिहाद से और लव जिहाद के बाद होने वाली हत्याओं से, और खत्म होती है रामेश्वर शर्मा के ये कहने से कि जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देंगे उनसे आज नहीं तो कल आपको लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। इस पूरे मामले में देवदत्त जी, मामला लगता है कि लव जिहाद के बाद जो जिस तरह से हत्याएं हो रही है एक एक करके, या जो एक चलन शुरू हुआ था कि सिर तन से जुदा, उसके बाद फिर हमें लगता है कि उसी की एक ये प्रतिक्रिया स्वरूप चीजें निकल कर आ रही हैं। जिस ढंग से प्रज्ञा ठाकुर, जिस ढंग से रामेश्वर शर्मा, जिस ढंग से उषा ठाकुर कह रही हैं कि इसमें बुराई क्या है, हमें लगता है कि इस पर और सोचने की जरूरत है। क्योंकि जो बात कही गई है उसमें यह कि लड़कियों को संस्कारित करो, लड़कियों को सुरक्षित रखो। ये बात भी एक संदेश है कि जो हमारी बेटियां हैं उनको हम इतनी आज़ादी ना दें कि वो रास्ता भटक जाएं और फिर इस तरह के कृत्य हो कि उनके शरीर के कोई टुकड़े करे और बाद में फिर देश में इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाएं कि आप चाकुओं पर धार तेज कर लो, कहीं कुछ कर लो। तो कहीं ना कहीं इसमें घर के संस्कारों की बात भी हो रही है। मुझे लगता है देवदत्त जी, घर के जो संस्कार हैं उस पर फोकस करने की जरूरत ज्यादा है, बजाय इसके कि आप शस्त्र इकट्ठा करो, हथियार करो। लाइसेंस की बात तो ठीक है, लाइसेंस तो कानूनन चीज है,
लेकिन इसको आप एक तरह से आम जनमानस में अगर इसका विस्तार करेंगे, प्रचार करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिक्कतें आ जाएं। क्या सोचना है आपका? बिल्कुल, जो शास्त्रों में ऋषि मुनियों सबने रिसर्च करके जो चीजें बताई हैं, वो जो परिवार उस बातों को पालन करेगा, उसके अनुसार चलेगा, तो मुझे लगता है फिर शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जहाँ संस्कार परिवार हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हम अपने लोगों को नहीं संभाल पाते, फिर नौबत आती है बाहर लड़ाई झगड़े और सब चीजों की। तो पहले हम अपने आप को, आत्मबल को मजबूत करें, अपने स्वयं को देखें, परिवार को देखें, और जो भी हिंदुत्व का नारा बुलंद करने की कोशिश करते, उनको ये देखना चाहिए कि हम इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, फिर भी हिंदुत्व कमजोर क्यों होता जा रहा है, वो मजबूत क्यों नहीं हो रहा। यदि आप इसी के पक्षधर हैं तो आप उसको मजबूत करिए। क्या क्या मदद हो सकती है, जो बड़े बड़े लोग हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। देवदत्त जी, इसमें जो बात निकल कर आ रही वो ये कि आप अपने परिवार के बच्चों को समझदार बनाइए, उनको हर उम्र, कच्ची उम्र में फिसलने से बचाइए, क्योंकि अगर लव जिहाद की बात शुरू होती है तो फिर सबसे पहले इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि बेटियां ऐसा करने जब जाती हैं तो क्या आप आंखें बंद किए रहते हैं? जब वो कर चुकी होती हैं तब आप जागते हैं और फिर इस तरह की बातें होती है। तो सबसे पहले बेटियों को समझाएं और बेटियां खुद समझदार हो जाएं कि वो इन सब चक्करों में ना पड़े। लिखाई पढ़ाई तो करें, लेकिन एक सीमा के बाहर ना जाएं। अगर कुछ होता भी है तो हर दौर में इस तरह की बातें होती है, लेकिन अगर आप घर से बगावत करके शादी करेंगी और फिर लव जिहाद हो जाएगा, और फिर एक लड़की के चक्कर में, एक बेटी के चक्कर में पूरा समाज टारगेट होगा और समाज में अशांति होगी। इस पर मुझे लगता है कि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को समझदार बनाएं, संस्कारित बनाएं, तब ये सारी दिक्कतें कम हो सकती है। बहुत संक्षेप में, बहुत छोटी सी राय आपकी। बिल्कुल, जो गायत्री परिवार हमेशा से कह रहा है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो इसी तर्ज पे करना पड़ेगा कि हम ठीक रहे, अपने परिवार को, बच्चों को शिक्षा और संस्कारित करें, उनको अच्छे और बुरे का भेद बता पाए। बिल्कुल। और यदि ये कर पाए तो फिर मुझे लगता है ज्यादा लड़ाई की जरूरत फिर नहीं ना तो पड़ेगी। लव जिहाद होगा, ना फिर हथियारों की बात करनी पड़ेगी। हम मूल बात से हट रहे हैं, हम बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो फिसल जाते हैं, वो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर हम जागते हैं। राठी जी, इसमें जो दिक्कत की बात है वो ये कि हम बेटे बेटियों को समझाएं, उन पर नजर रखें। उनको अगर हम छोड़ देंगे, जैसे हम क्या नोटों से भरा हुआ पर्स क्या हम ऐसी सड़क पर फेंक देते हैं, तो हम अपने बेटे बेटियों को क्यों इस तरह से छोड़ देते हैं कि हम उन पर निगरानी ना कर पाए। निगरानी करेंगे तो लव जिहाद की नौबत कम आएगी। बच्चों को संभाल कर रखें, समझाएं, और मौका पड़े तो थोड़ा सा कठोरता के साथ भी उनके साथ सलूक करें, क्योंकि जब कोई गलती करता है तो परिवार आपका है। अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर इस तरह की चीजें आएंगी। बहुत छोटी सी आपकी राय। नहीं, बिल्कुल। आजकल आप देखेंगे, पहले पूरा परिवार सम्मिलित रूप से होता था। आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली हैं, उसमें भी वाइफ हस्बैंड नौकरी पे जा रहे हैं, तो बच्चों पे नज़र रखने के लिए या बच्चों के लिए समय माँ बाप के पास नहीं होता। ये कहीं ना कहीं इसका एक मूल कारण है। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा समय आपको अपने बच्चों को देना ही पड़ेगा। दूसरी जो लव जिहाद की हम बात करते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा चर्चा है इस वक्त, तो मुझे लगता है कि हिंदू नेता के अलावा मुस्लिम पक्ष को भी आगे आना चाहिए और खुल के लव जिहाद का विरोध करना चाहिए। अपने परिवार के, अपने समाज के बच्चों को इस चीज को करने से रोकना चाहिए, उन्हें भी संस्कारित उन्हें करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हम एक देश में रह रहे हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी जाति वालों को साथ में रहना है, तो अगर वो ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं नफरतें फैल रही हैं, तो इसको रोकने के लिए वो उस चीज पे मौन बैठे। मुझे लगता है उन्हें भी आगे आना चाहिए, इन चीजों पे उन्हें बोलना चाहिए, रोकना चाहिए। हिंदू परिवारों को भी अपने आप को आगे लाना चाहिए, सुधरना चाहिए, परिवार में संस्कृति लानी चाहिए। इसमें तो मैं एक सुझाव भी रखना चाहूंगा कि आज जो सम्मिलित परिवार हमारे पास बैठे हैं या बचे हैं, उनको सरकार को चिन्हित करना चाहिए। और जो माँ बाप ऐसा जिनके पास समय नहीं है, तो जैसे हम कोचिंग के लिए भेजते हैं 11वीं की कोचिंग, 12वीं की कोचिंग, ऐसे परिवार में संस्कृति की कोचिंग के लिए भी उन परिवारों में भेजना चाहिए। इससे रोजगार भी उत्पन्न होगा, उस परिवार की कुछ इनकम बढ़ेगी, बिल्कुल, और बच्चों को सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम दो मियाँ बीवी एक बच्चा, तो हम क्या सिखा पाएंगे? कुछ नहीं सिखा पाएंगे। बिल्कुल। आप ये बोल रहे हैं, मतलब मेरे एक कजिन है, डॉक्टर हैं, उनका कहना था आजकल तो ये होने लगा भैया कि आप और हमारे बच्चे मिले नहीं,
कुछ पता चला समय बाद कोचिंग में मिले, वो हैं रिश्ते में भाई बहन और उनने शादी कर ली, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि हम भाई बहन हैं। बिल्कुल। तो ये हम जो परिवार नहीं मिल रहे हैं, इसका ये तो मुझे लगता है जॉइंट फैमिलीज को भी आगे आना चाहिए, सरकार को भी उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए, उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम अपने परिवारों को कुल मिलाकर सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी राय रमेश जी, ये सारा मामला इसलिए भी गंभीर होता जा रहा है, जैसा राठी जी ने कहा कि जो लव जिहाद करते हैं उसमें लव जिहाद करने वाले वर्ग के लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि वो इस तरह का कम से कम फ्रॉड ना करें कि हिंदू बन के वो प्यार करें और बाद में वो फिर मुसलमान बन के धर्मांतरण की बात करें और जब लड़की नहीं माने तो उसके टुकड़े कर दें। तो मुझे लगता है कि इस पर भी गौर करने की जरूरत है ताकि ये जो तनाव बढ़ रहा है ये कम हो। आपकी राय? राघवेंद्र जी, पिछले कुछ 10 साल से जो जब से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बोलवाला समाज में हुआ है, तब से ये बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं और स्थापित हुए हैं कि लव जिहाद एक एजेंडे के तरह चल रहा है। इसको एक समाज ने एजेंडे की तरह इसको बना कर रखा है और इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। तो अच्छा, इससे सामाजिक तनाव भी पैदा होगा, जैसे सांसद महोदया कह रही, तो ये उसी सामाजिक तनाव की अभिव्यक्ति है। ये भिन्न भिन्न रूपों में होती है, सांप्रदायिक तनाव के रूप में, दंगे के रूप में, कभी अच्छा सामने वाला पक्ष अगर इसको कंट्रोल नहीं करता तो ये स्थिति बढ़ती जाएगी। फिर इन चीज़ों को समाज के दूसरी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं होती है उन्हें रोकना भी मुश्किल हो जाएगा, बल्कि समाज उन्हें कहीं ना कहीं प्रासंगिक करार देने लगता है। तो इसमें मुसलमान पक्ष को भी आज तक उनकी तरफ से ऐसा कुछ प्रयास नहीं दिखा कि वो लव जिहाद को रोकने की उसमें तो ये भी आप लगता है कि एक वर्ग लव जिहाद करने के लिए प्रेरित करता है कि लड़के जाएं, ऐसा करें, और उनकी मदद करता है, उनको वाहन उपलब्ध कराता है, उनको पैसे देता है, इस तरह की बातें चलने लगी हैं। जी, बाकायदा इसकी रेट लिस्ट तक आती कि ब्राह्मण लड़की का इतना पैसा है, राजपूत लड़की का इतना पैसा है और सिख लड़की का इतना पैसा। वहाँ तो इसकी रेट लिस्ट भी है और ये खुलेआम चल रहा है और उन्हें कतई डर नहीं है। और अगर वो इस तरह चलेगा तो इस तरह इसकी सामाजिक प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न रूपों में आएंगी और उसके लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना फिर समाज को बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सबसे भारत के सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखना और ठंडा रखना किसी एक समाज की जिम्मेदारी नहीं है। अगर लव जिहाद पे किसी किस्म का रिएक्शन हमारे हिंदुओं में होता है तो इसकी जिम्मेदारी, इसे ठंडा रखने की जिम्मेदारी अकेले हमारी नहीं है, सबकी है। अगर आप चाहते हैं कि समाज शांत रहे, सुखी रहें, शिक्षा और रोजगार धंधे पानी से लगे रहें, लोग शिक्षा से लगे रहें, तो इसके लिए समाज को सामाजिक ताने बाने को बिल्कुल व्यवस्थित रखना होगा और इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों की भी होगी, सबकी है। कुल मिलाकर ये कि समाज की है और समाज में हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सरकार भी उसका हिस्सा होती है, हम तो ये मानते हैं, क्योंकि समाजों से सरकार निकलती है, उसी में से लोग इलेक्शन लड़ते हैं और जीत कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर हथियार और नसीहतों की बात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें हो रही है उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। पहले तो हम अपने बच्चों को संभालें, उनको संस्कारित करें और उसके बाद अगर कोई योजना के तहत लव जिहाद करता है तो उस लव जिहाद करने वालों पर उस वर्ग के लोग भी अंकुश लगाएं कि ये अभियान चलाने की जरूरत नहीं है, ये भारत सबके लिए है। इसमें कोई भी समाज, कोई वर्ग किसी के खिलाफ साजिश करके ना तो उसको खंडित कर सकता है, ना उनकी बेटे और बेटियों को कुछ कर सकता है, क्योंकि समाज सबसे मिलकर बना है। ये देश किसी एक का नहीं है, हिंदू मुसलमान सबका मिलकर देश है। अगर कोई वर्ग ऐसा करेगा, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा सब हमारे जो पैनलिस्ट हैं, देवदत्त जी से लेकर कमल राठी और रमेश सिंह जी, सबका कहना यह है कि बच्चे लोग तो समझदार हों, लेकिन लव जिहाद जो कर रहे हैं उस वर्ग के लोग भी थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और इस तरह की मुहिम को रोकें, कंडेम करें और अपने भीतर बैठकर समझाएं कि ये उचित नहीं है। इससे देश का ताना बाना छिन्न भिन्न होगा, इससे कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा, तभी ये शस्त्रों की बातें खत्म होगी। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका साधुवाद, राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रमेश जी आपका भी। तो कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सब समझदार होंगे, संस्कारित होंगे और लोग देश की चिंता करेंगे, समाज के बजाय। बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए IND 24।